नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। यार, तुम तो एमबीए हो, वो भी टॉपर। फिर मेरी इस छोटी सी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो? इंटरव्यू ले रहे उस इंसान ने अमूल से सवाल पूछा, जिसके चेहरे पर सजी रौबदार मूछें किसी भी सीधे साधे इंसान को डराने के लिए काफी थी। सर, सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। मैं सोचता हूँ किसी बड़ी संस्था का हिस्सा बनकर भीड़ में खो जाने से अच्छा है किसी नई संस्था के मिलकर उसे आगे बढ़ा सकूं। अमोल ने उन रौबदार मूंछों का खौफ खाए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। हाँ, बट यहाँ तो और भी बहुत सी नई कंपनीज हैं जो तुम जैसे टॉपर को यहाँ से बढ़िया पैकेज के साथ नौकरी दे सकती हैं। फिर तुम हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहते हो? अमोल के पहले जवाब पर कुछ खास प्रतिक्रिया न देते हुए उस मूंछों वाले आदमी ने दूसरा प्रश्न सामने रखा। लालच है सर, बस इसीलिए, अमोल ने मुस्कुराकर कहा। अमोल के जवाब से सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा विस्मित किया। वो चौंकते हुए बोले, लालच? कैसा लालच? भले ही मैंने एमबीए किया है, टॉपर रहा हूँ, लेकिन सीखने की तो अभी शुरुआत ही करनी है। और शहर में ये बात कौन नहीं जानता कि एनडी चड्ढा से बेहतर बिजनेस मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। जहाँ लोगों को एक बिजनेस खड़ा करने में सालों लग जाते हैं, वही आप हर साल 5 साल बाद बिजनेस बदलते रहते हैं और फिर उसे टॉप पर पहुंचा देते हैं। व्यापार जैसे आपके इशारों पर नाचता है। यही हुनर सीखना है मुझे, बस इसी लालच में यहाँ तक चला आया। कहते हैं इंसान कितना भी सख्त हो, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा नर्म जरूर हो जाता है। चड्ढा साहब तो इतने सख्त भी नहीं थे, इसलिए उनका नर्म पड़ना तो स्वाभाविक था। नतीजन अमोल का जवाब सुनकर न चाहते हुए भी उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिल गई। तुम्हारे इस जवाब ने तो ये क्लियर कर दिया कि तुम हमारी संस्था के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हायर करने में हमें देर करनी चाहिए। यंग मैन, यू आर सिलेक्टेड। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद नेक्स्ट वीक से तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगा कि जिन उम्मीदों के साथ आपने मुझे सिलेक्ट किया है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊं। गुड। अच्छा, एक बात तुमसे कहना चाहूंगा। पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं, मगर मैं कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा। कहिए ना सर, आप कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारा बात करने का लहजा मुझे किसी ऐसे की याद दिला रहा है जिसे मैं सालों से याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। चड्ढा साहब की इस बात से अमोल के ऊपर क्या असर पड़ा, यह सामने आने से पहले ही अमोल ने अपना जवाब दे दिया, जैसे उसने पहले से ही सोच रखा हो। होता है सर, कई बार ऐसा संयोग होता है। अब देखिए ना, आप मेरे बॉस हैं, मुझे आपके सामने घबराना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों मुझे घबराहट बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही। लग रहा है जैसे आपको बहुत पहले से जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये संयोग हम दोनों के लिए अच्छा साबित हो। इसके बाद अमोल चड्ढा साहब से इजाजत लेकर चला गया। वो काफी देर तक अमोल के बारे में सोचते रहे। समय अपनी गति के साथ चलता रहा। चड्ढा साहब ने जिस भरोसे के साथ अमोल को नौकरी दी थी, अमोल उससे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहा था। हर नया क्लाइंट अमोल का कायल हो रहा था। रात दिन की परवाह किए बिना अमोल जी तोड़ मेहनत कर रहा था। चड्ढा साहब उसे देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र की कामयाबी देखकर होता है। चड्ढा साहब की फैमिली में कोई नहीं था। बचपन में ही उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति की लालच में जैसे तैसे उन्हें पाला पोसा। बचपन से ही व्यापार सीख गए थे चड्ढा साहब। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया को कैसे खुश करके अपना फायदा निकलाना है। जब होश संभाला, तब तक रिश्तेदार उनकी 1/3 संपत्ति या तो खा गए थे या फिर अपने नाम करा ली थी। जितनी बची थी उसके साथ ही उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। एक लड़की से प्यार हुआ, उससे शादी की, घर बसाया, लेकिन नियति शायद चाहती नहीं थी कि उन्हें किसी का साथ मिले। एक हादसे में उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी उनका साथ छोड़ गई। टूट गए थे चड्ढा साहब, लेकिन उनका इकलौता दोस्त रघुवर जैसे उनके दुखों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था। उसने
चड्ढा साहब के परिवार की कमी काफी हद तक पूरी कर दी थी, मगर नियति यहाँ भी अपना खेल दिखा गई और चड्ढा साहब रघुवर से अलग हो गए। कई सालों बाद अब जाकर कोई मिला था जिसे देखकर चड्ढा साहब को अपनेपन का एहसास होता था। अमोल भी चड्ढा साहब का दिल से सम्मान करता था। कंपनी के साथ जुड़ने वाले अधिकतर नए क्लाइंट्स अमोल को चड्ढा साहब का बेटा समझते थे। जानने के बाद ही चड्ढा साहब कुछ नहीं बोलते और दिल से मुस्कुरा देते। इधर अमोल चड्ढा साहब से बढ़ रही नजदीकियों को लेकर ज्यादा ही खुश था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो चड्ढा साहब का विश्वास जीतने के लिए ही सारी मेहनत कर रहा है। दोनों के बीच बहुत अजीब सा रिश्ता बन गया था। दिन भर दोनों ऐसे रहते जैसे गुरु और शिष्य, बाप और बेटा, एम्प्लॉय और बॉस। लेकिन शाम होते ही दोनों गहरे दोस्त बन जाते। शुरुआत में तो अमोल बस चखने की रेल बनाकर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ चड्ढा साहब का साथ देता, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ दोनों पैक बाट भाई हो गए। हफ्ते में 2-3 दिन महफिल सजना तो तय ही था। फिर तो शराब की चुस्कियों के साथ लंबी बातों का दौर चलता। कंपनी की रेपुटेशन और दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। अमोल एक विजेता की तरह महसूस कर रहा था। अब तो दोनों रहते ही एक ही घर में थे। वैसे भी चड्ढा साहब इतने बड़े घर में अकेले ही रहते थे, सो अमोल को भी उन्होंने अपने साथ रहने के लिए मना लिया। एक शाम लगभग 3 पेग डाउन होने के बाद, सर एक सवाल पूछूं? अरे पूछना भाई। एक क्यों, 2, 3, 10, 12 जितने मन उतने पूछ। चौथा पेग डाउन करते हुए चड्ढा साहब ने कहा, सर आप तो इतने अनुभवी हैं, फिर आप अपना हर बिजनेस 5-7 साल में क्यों बदल देते हैं? जबकि आप चाहते तो किसी भी बिजनेस को बुलंदियों तक ले जा सकते थे। आज देश के गिने चुने अमीरों में आपका नाम शामिल होता। बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया बेटा तूने। मैं इसी सवाल से बचता फिरता हूँ। सच कहूँ तो सारी पी हुई उतार दी तूने। 5वां पेग बनाते हुए चड्ढा साहब ने बोतल नीचे रख दी। आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन मैं समझता हूँ कोई बात तब तक तकलीफ देती है जब तक उसे मन में दबा कर रखा जाए। शायद अभी तक आपको कोई ऐसा न मिला हो जिसे आप अपने दिल की बात खुलकर कह सके हो, लेकिन अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो मुझसे कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो अमोल चड्ढा साहब से उनके मन की बात बुलवाना चाहता है। तू अब मेरे लिए किसी अपने से भी ज्यादा है बेटा। इसलिए नहीं कि तूने मेरा बिजनेस संभाला, ये तू भी अच्छे से जानता है कि किसी भी बिजनेस को 5 साल चलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। नहीं भी चलेगा तब भी इतना कमा लिया हूँ कि पूरी दुनिया घुमाऊं, तब भी दौलत खत्म ना होगी। तू एक बेटे की तरह मेरी फिक्र करता है। एक बेटे की आंखों में अपने पिता के लिए जो सम्मान होता है, वही सम्मान मैंने तेरी आंखों में अपने लिए देखा है। चड्ढा साहब को खुद याद नहीं था कि आज से पहले कब वो इस तरह से भावुक हुए थे। जब इतना मानते हैं तो मन की बात क्यों नहीं बताते? आपकी आंखों में हमेशा एक खालीपन देखा है मैंने। जब तक उसे जानूंगा नहीं तब तक उसे भर नहीं सकता। मैं कोई भी बिजनेस तब तक चलाता हूँ जब तक मैं अकेला उसकी देखरेख कर सकूं। ज्यादा समय तक किसी भी काम या इंसान से जुड़े रहना मुझे किसी ऐसे की याद दिलाता है जिसे मैं याद ही नहीं करना चाहता। हमेशा खुद को रोकता रहता हूँ, तो भी उन्हीं में से एक है जो मुझे उस इंसान की याद दिलाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। पहले दिन ही मैंने तुझे कहा था ना, उसके बाद मैंने नोट किया तेरी बातें हरकतें सब मिलती हैं उससे। चड्ढा साहब न चाहते हुए भी छलक पड़े। मगर कौन है वो? है नहीं, था वो इंसान जो मेरी जान से ज्यादा मुझे अजीज था, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा उसे नफरत करता हूँ। रघुवर, मेरा ऐसा दोस्त जो किसी भी दुख को मुझ तक पहुंचने से पहले ही अपने ऊपर ले लेता था। मैं खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करता था, लेकिन गरीब परिवार का बेटा था। जरूरतों ने हर तरफ से घेर रखा था उसे। मैंने उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरतें उसकी ईमानदारी और हमारे प्यार पर भारी पड़ गई। वो रातों रात मेरी खून पसीने की खड़ी की हुई कंपनी को बेचकर फरार हो गया। मैंने ही उसे अपनी संपत्ति उसके हाथ में दी थी।
मुझे लगता था मैं खुद अपना दुश्मन हो सकता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं। दुख पैसे का नहीं है मुझे, ये बात वे सभी जानते हैं जो मेरे करीब रहे। मैंने पैसे को कभी रिश्तों के ऊपर नहीं रखा। मुझे दुख है तो उसकी गद्दारी की, उसके किए विश्वासघात का। आपने कभी उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की? उनसे पूछा नहीं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब क्या पूछना बाकी रह गया था। मुझे उससे नफरत हो गई थी। उससे क्या, मुझे उस शहर से भी नफरत हो गई थी। इसलिए तो वहां से सब कुछ बेचकर चला आया। उसके बाद से मैंने उसे कभी अपने नजदीक आकर अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब जान से प्यारा दोस्त अपना न हुआ तो कोई और क्या होगा। वो मक्कार। अचानक से गिलास टूटने की आवाज ने चड्ढा साहब की बात को पूरा नहीं होने दिया। बस करिए सर, अमोल चिल्लाया। चड्ढा साहब समझ न पाए कि अमोल क्यों ऐसी बातें करने लगा। अब और कुछ मत कहिए, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। वो इंसान जिसे आप मक्कार कहते आए हैं, वो सारी उम्र बस एक ही ग्लानि में जिया कि उसने आपके साथ धोखा किया है। वो भी ऐसा धोखा जो उसकी सबसे बड़ी मजबूरी के साथ जुड़ा है। मैं नहीं कहता वो सही थे, लेकिन वो इतने गलत भी नहीं थे जितना आप उन्हें समझते आए हैं। बहुत ढूंढा उन्होंने आपको। महीनों घर से गायब रहते थे, बस आपकी तलाश में। चाहते थे कि आपको सब सच बता दें। चड्ढा साहब हैरानी से मुंह बाएं सब सुन रहे थे। उनका सारा नशा उतर चुका था। मगर तुम रघुवर को जानते कैसे हो? बेटा हूं उनका मैं, अम्मू हूं मैं, वही अम्मू जिसे आप एक पल के लिए भी जमीन पर नहीं उतारना चाहते थे, सीने से लगाए रखते थे। इन सब की जड़ मैं ही हूं सर। मेरी बीमारी ने उन्हें डरा दिया था एकदम से। डॉक्टर ने मुझे बचाने के बदले इतने पैसों की डिमांड रख दी थी कि जिसे पिताजी 7 जन्मों में भी पूरा ना कर पाते। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। चड्ढा साहब कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। एक पल के लिए आया कि अभी इस सपोले को धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन फिर उन्हें उसके वही मासूम चेहरा दिखने लगा जिसे कभी वो हरदम सीने से लगाए रखते थे। क्या तू मेरा कुछ नहीं लगता था? क्या वो ये बात मुझसे कह नहीं सकता था? कह सकते थे, कहने की कोशिश भी की थी। आप महीने भर से बाहर थे। इसी बीच मेरी बीमारी सामने आई। जिस रात आप लौटे उस रात डॉक्टर ये कह चुके थे कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न किया गया तो मेरा बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। पिताजी आपके पास गए थे, लेकिन व्यापार में हुए भारी घाटे के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे में एक बाप भला क्या करता सर? अमोल फूट फूट कर रो पड़ा। चड्ढा साहब से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उन्हें एहसास था कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है, जिसने उन्हें अपना सब कुछ माना। लेकिन सर, औलाद के आगे बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक गए। फिर वो तो एक आम पिता थे। आपको बहुत ढूंढा, 3 रात मेहनत कर पाई पाई इकट्ठी की, नया काम शुरू किया, लेकिन मेरी पढ़ाई के अलावा खुद पर बस उतना ही खर्च किया जितना में इंसान जी सके। हर किसी का सपना होता है उसका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ा अधिकारी बने। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा ये सपना देखा कि मैं इस काबिल बनूं कि आपका साथ दे सकूं। हर समय आपकी बातें आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ ही बड़ा हुआ हूं। चड्ढा साहब जैसे बीते कल में वापस जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। एकदम शांत नजरें अमोल की बहती आंखों पर जमी हुई। सारी उम्र आपको ढूंढते रहे। माँ चल बसी, खुद बीमार हो गए। मुझसे हमेशा ये कहते कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, तब भी मेरे मन का बोझ उतार जरूर देना। नारायण से मिलकर माफी जरूर मांग लेना। मैंने उसके हिस्से के सारे पैसे जमा किए हैं। तेरी माँ और अपनी बीमारी में भी उन्हें नहीं छुआ। मैं कभी ऐसा पाप न करता अगर तेरी जान दाव पर न लगी होती। मैं जानता हूँ वो जितना नर्म है उतना सख्त भी। पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते। मैंने विश्वास थोड़ा है उसका, वो माफ नहीं करेगा। लेकिन तू कोशिश जरूर करना। उसने माफ न किया तो मैं चैन से मर भी न पाऊंगा। कहाँ है रघुवर? उसके पास ले चलो। चड्ढा साहब ने चुप्पी तोड़ी। जिस दिन मुझे आपका पता मिला उसी दिन मैं उन्हें खुशखबरी देने हॉस्पिटल गया था, लेकिन ये सुख उनकी किस्मत में नहीं था। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले वो चिट्ठी छोड़ गए थे।
अमोल ने जेब से एक चिट्ठी निकालकर चड्ढा साहब की ओर बढ़ा दी। चड्ढा साहब की नजरें अब अमोल से हटकर उस चिट्ठी पर थी। प्यारे दोस्त नारायण, मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है। मेरे बाद भी वो मेरी अंतिम इच्छा को पूरा जरूर करेगा और तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे। नारायण, हमने बचपन साथ देखा, जवानी साथ देखी। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मन पता नहीं क्यों आया था कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है। मेरी माँ तक ने मुझे सिखाया था कि बेटा, नारायण बहुत अकेला है, मगर तू उसे कभी अकेला महसूस न होने देना। कुछ भी हो जाए उसका साथ न छोड़ना। मैंने हर सुख सहा, दुख सहा, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मगर क्या करता नारायण, जिंदगी ने ऐसी परीक्षा ली कि मैं दोस्ती के इम्तिहान में फेल हो गया। ये जो इतना बड़ा शरीर लिए तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मुट्ठी भर का हो गया था। तुम यहाँ नहीं थे और ये था कि मुझे इतना भी वक्त न दे रहा था कि तुम्हारा इंतजार कर सकूं। तुम आए, सोचा सब बता दूं, लेकिन तुम परेशान थे। मेरे मन में चोर बैठ चुका था। इतना भी न सोचा कि ये जितना मेरा है उससे ज्यादा तुम्हारा। बचपन में मुझको काका कहता था और तुमको पापा। अगर मैं तुम्हें इसका हाल बताता तो तुम खुद भी वही करते जो मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं डर गया। सोचा क्या पता तुम मना कर दो, तो मैं क्या करूंगा। इस नन्ही सी जान को मरने नहीं दे सकता था। फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना बचा। मैं सफाई नहीं दे रहा नारायण, बस अपने मन का बोझ हल्का कर रहा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन ईश्वर ने सब देखा है। वो गवाही भरेगा कि तुम्हारे बाद मैं भिखारियों की तरह भटका। एक एक पाई जोड़ सारी उम्र इस बच्चे की पढ़ाई पर जितना खर्चा किया, बस वही खर्चा है। बाकी सब मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा की। तुम्हारी भाभी मेरे सामने तड़प कर दम तोड़ गई। उन दिनों फिर एक बार शैतान हावी हुआ मुझ पर, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जानते हो क्या कहा? उसने कहा कि अम्मू के लिए जो किए उसके बदले जिंदगी जीना भूल गए। अब जब मन से बोझ उतरने वाला है तो फिर उन्हें दोबारा क्यों लाद रहे हो? हमने जितनी जीनी थी जी। बेटा अपना करने लायक हो गया है। इन पैसों में से 1 रुपया न खर्च करना। चैन से जी न सके, कम से कम चैन से तो मर जाने दो। उसकी बात नहीं मानी मैंने, पैसे निकाल लिए, लेकिन वो भली औरत मुझे और शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी, सो चली गई। आज अम्मू तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम कभी थे। तुम दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। इसे मौका दे दो कि ये तुम्हारा वो सब कर सके जो तुम्हारे लिए मैं न कर सका। अपनी जिंदगी जी सकता था। ये विदेश से बुलावा आया था इसे, लेकिन नहीं गया। कहता है सब मेरी वजह से हुआ तो सही भी मैं ही करूंगा। नारायण, तुम्हारा गुनाहगार तुम्हारे सामने है। मन हो तो सजा दे देना, मन हो तो गले से लगा लेना। जानता हूँ तुमने शादी भी नहीं की होगी, करनी होती तो तभी कर लिए होते। इसलिए तुम्हें भी एक बेटे की जरूरत है, और इसे अपने पापा की। और तुम्हारे पैसे का ब्याज समेत मैंने जोड़ रखे हैं। अम्मू तुम्हें सौंप देगा। इसे बस अपनी सेवा करने देना। बाकी हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। तुम्हारा खुद गर्ज और मक्कार दोस्त रघुवर। चिट्ठी आंसुओं से भीग चुकी थी। चड्ढा साहब अचानक से उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अमोल पीछे से आवाज देता रहा, सर बात सुनिए सर, ऐसे नहीं जाइए। कह दीजिए आपने पिताजी को माफ किया। उन्होंने एक ना सुनी, दरवाजा बंद कर लिया। अमोल दरवाजा पीटता रहा। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। अमोल थक कर वही दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया था। चड्ढा साहब बाहर आए, कड़कती आवाज में बोले, खड़ा हो। अमोल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। यस सर। पहली बात, आज के बाद सर नहीं कहेगा। तो क्या कहूँ सर? जो बचपन में कहता था। अमोल की आंखें फिर से भर गई। जी पापा। चड्ढा साहब ने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर तक सिसकियों के सिवाय कुछ नहीं था वहां। दूसरी बात, आज के बाद कभी शराब पी तो टांगे तोड़ दूंगा। अमोल रोती आंखों के साथ ऐसे हंसा मानो जैसे बरसात के बाद धूप खिल गई हो। उसकी मुस्कुराहट भरी पलकें ऐसे चमक रही थी जैसे ओस की बूंदे उठाए घास। उसने खुद को समेट कर कहा, जी पापा।